नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था की लगातार टॉपिक सीरीज चल रही है। भारत की राज्य व्यवस्था की जिसके अंदर हमने कल क्लास ली थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था भाग नंबर 10 के बारे में। ठीक है। भाग नंबर 10 के अंदर मैंने आपको अनुच्छेद 2 करवाए थे, 244, और एक उसका पार्ट आगे करवाया था 244A। दोनों के दोनों करवाए थे, जो भारत के 4 राज्यों से संबंधित है, 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, ये सब बातें कल कर ली थी। आज भाग नंबर 11 करेंगे। भाग नंबर 11 के अंदर अनुच्छेद हैं 245 से शुरू होगा। कल 244 करवा दिया था, आज 245 से लेके 263 तक, यानी भाग नंबर जो 11 है वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है। भाग नंबर 11 का जो मेन टॉपिक है, यानी हेडिंग है, उसको क्या बोलते हैं? संघ और राज्यों के बीच के संबंध। संघ किसको बोला जाता है? संघ पूरे भारत देश को बोला जाता है। और भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, दोनों का आपस के अंदर कैसा संबंध रहता है, उस सब के बारे में चर्चा हमारा भाग नंबर 11 करता है। और भाग नंबर 11 के अंदर अनुच्छेद 245 से लेके 263 के अंदर बताया गया है। ठीक है, इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे देख लें हम भाग नंबर 11, संघ और राज्यों के बीच के संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। अभी संघ और राज्यों के बीच में संबंध कोई पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। संघ और राज्यों के बीच के जो संबंध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो संबंध होगा विधायी संबंध। विधायी का क्या मतलब होता है? विधायी का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। एक संबंध तो होगा कानूनी रूप के अंदर, यानी कानून के बारे में शक्तियां बढ़ाना, और दूसरा संबंध होगा वो होगा प्रशासनिक रूप के अंदर। प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध। विधायी संबंध है 245 से शुरू होगा और 255 तक चलेगा। ठीक है। और प्रशासनिक संबंध है 256 से शुरू होगा और 263 तक चलेगा। इस बात के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 प्रकार के संबंध होते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध 245 से 255 तक, यानी 10 अनुच्छेद इसके अंदर आएंगे। और प्रशासनिक संबंध होगा 256 से लेके 263 तक होगा, यानी 7-8 अनुच्छेद इसके अंदर आएंगे। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद, भारत के संविधान का भाग 11, जो आज पढ़ रहे हैं। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के 3 प्रकार का वितरण का प्रावधान करता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में 3 प्रकार के विषयों का प्रावधान करता है। वो 3 प्रकार के विषय कहाँ दिए गए हैं? जब मैंने आपको पहली क्लास के अंदर भारत के संविधान की अनुसूचियां करवाई थी, तो अनुसूची 7 के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था? शक्तियों का विभाजन। अब ये शक्तियों का विभाजन, 3 प्रकार की सूचियां हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 प्रकार की है। और चौथी संविधान के अंदर सूची जोड़ी गई थी, जिसको अपशिष्ट सूची बोलते हैं या अवशिष्ट सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट सूची बोला जाता है। 3 प्रकार की सूचियां संविधान के अंदर है, लेकिन चौथी भी अभी ऐड हुई है, जिसको अवशिष्ट सूची बोला जाता है। संघ सूची होगी, उसके अंदर जितने भी विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होगा। राज्य सूची के अंदर जितने भी विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होगा? राज्य सरकार को होगा। लेकिन जो समवर्ती सूची है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? उस पर कानून बनाने का अधिकार होगा केंद्र और राज्य दोनों को मिलके। लेकिन जो अवशिष्ट सूची है, अवशिष्ट सूची का क्या मतलब है? भी देश आजाद हुआ था, यानी जब 7वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तब 3 सूचियां संविधान के अंदर बताई गई थी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 बताई गई थी। 3 बताने के बाद में अपने अपने विषयों का क्या कर दिया गया था? विषय बांट दिए गए थे। भी ये केंद्र के विषय हैं, ये राज्य के विषय हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है भी जितने विषय जब संविधान बना था बन गए, उसके बाद में नए विषय नहीं ऐड होंगे। उसके बाद में बहुत सारे विषय आए हैं, तो बहुत सारे विषयों को किस सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, इसलिए एक सूची और ऐड की गई थी, जिसको बोला जाता है अवशिष्ट सूची के नाम से, जिसको हम जानते हैं। यानी 1950 के बाद में या 7वीं अनुसूची जोड़ने के बाद में जितने भी विषय आएंगे, अगर वो संघ के अंदर जोड़ेंगे, संघ सूची के अंतर्गत, तो राज्य सरकारें क्या करेगी? इतराज करेगी।
राज्य सूची के अंदर जोड़ेंगे तो संघ सूची वाले क्या करेंगे, ऐतराज करेंगे। तो इसीलिए अवशिष्ट सूची जोड़ दी गई। भी 7वीं अनुसूची के बाद में जितने भी विषय आएंगे वो सारे के सारे अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 प्रकार की शक्तियों का विभाजन करता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है। ये बात मैंने आपको अभी समझा दी। इसके बाद में हम देखते हैं भाग नंबर 11, राज्यों और के संघ और राज्य के बीच में संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। दो प्रकार के संबंध है, विधायी संबंध भी है एक, और दूसरा संबंध कौन सा है, दूसरा है प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 245 के अंदर क्या बोला गया है, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी। इस चीज का क्या मतलब निकलता है, देश की जो संसद है, देश का जो पार्लियामेंट है, वो पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए क्या बना सकेगी, वो कानून बना सकेगी। ठीक है, अभी जैसे राज्य सरकारें होती हैं तो राजस्थान का तो कुछ क्षेत्रफल है, राज्य सरकार, राजस्थान की जो सरकार कानून बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही लागू होता है। लेकिन संसद पूरे देश के अंदर एक ही है, और संसद जो कानून बनाएगी पूरे देश के लिए लागू होगा, पूरे देश के लिए बनाएगी। और संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी। ये बात 245 के अंतर्गत बताई गई है। तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। भी संसद को तो अधिकार है पूरे भारत के लिए विधि बनाने का, लेकिन राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है भी राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगा वो अपने अधिकार क्षेत्र या अपने क्षेत्र के अंतर्गत ही कानून बनाएगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून राज्य के जो क्षेत्रफल है वहां तक ही लागू होगा, लेकिन संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश के अंदर लागू होगा। इन दोनों चीजों के अंदर अंतर है। आप अंतर अगर समझ जाओगे तो 245 समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको जब भाग नंबर 5 करवाया था तब संसद के बारे में बताया था, भाग नंबर 6 करवाया था तो राज्य विधानमंडल के बारे में बताया था। संसद पूरे देश के अंदर एक ही होती है, लेकिन राज्य विधानमंडल प्रत्येक राज्य के अंदर अपना अलग अलग होता है। समझ में आई ना बात। अभी इसके बाद में 245 उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो गया। संसद को यह अधिकार है भी वो पूरे भारत के लिए बना सकती है कानून, और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है भी वो राज्य के क्षेत्रफल के लिए कानून बना सकता है, यानी राज्य का जितना भी क्षेत्रफल होगा उसके लिए कानून बना सकता है। इसके बाद में हम 246 देखते हैं। 246 के अंदर क्या दे रखा है, अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। यह 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताता है। 3 सूचियों के बारे में बताता है। कौन बताता है, 246 बताता है। किस किस की सूची के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के बारे में ये हमें बातें बताता है। मैंने आपको अभी अभी बात बताई थी भी, संघ सूची और राज्य सूची के बारे में मैंने आपको बातें बताई थी ना, तो अभी देख लेना इसके अंतर्गत क्या दे रखा है। शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। यह 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उनकी शक्तियों का वर्गीकृत करके संघ और राज्य की शक्तियों का सीमांकन करता है। संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे कानून राज्य सरकारें बनाएगी, समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे तो कानून कौन बनाएगा, दोनों मिलके कानून बनाएगा। लेकिन 7वीं अनुसूची संविधान के अंदर जुड़ने के बाद में जितने भी नए विषय ऐड हुए हैं, जैसे अभी सोशल मीडिया हो गया, बहुत से प्लेटफॉर्म नए ऐड हुए हैं ना, बहुत से नए विषय आए हैं, तो वो विषय कहाँ पे जाएंगे, वो विषय जाएंगे अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। ठीक है, आपको संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंदर और समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों के बारे में पता होना चाहिए। संघ सूची के अंतर्गत जो हमारे विषय हैं वो कितने विषय हैं, वो 100 विषय हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 61 विषय आ जाएंगे। और समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आ जाएंगे 52। ठीक है, यानी 100 विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बना सकेगी कौन, केंद्र सरकार। 61 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकेगी, और 52 विषय ऐसे हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकेंगे। अब ये विषयों के बारे में अगर आपको पता जानकारी लेनी है
तो पहली क्लास देख लेना, मैंने आपको 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे रेल हो गया, बैंकिंग हो गया, ये तो पूरे केंद्र का पूरे देश का एक ही होगा ना। अभी भारत के अंदर ऐसा तो नहीं है, अभी राजस्थान के अंदर राजस्थान की ट्रेन चलेगी, उसके अंदर गुजरात के अंदर गुजरात की ट्रेनें चलेंगी, ऐसा कभी नहीं होता। पूरे भारत के अंदर ट्रेनें चलती हैं, किसकी चलती हैं? संघ की। तो ट्रेन से संबंधित या रेल से संबंधित कोई भी कानून होगा तो केंद्र सरकार बनाएगी। अभी राज्य सूची के अंतर्गत उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे पुलिस का कोई भी विषय हो गया, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी पुलिस हो जाती है, गुजरात पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, अलग अलग विषय हो जाती हैं। तो पुलिस के ऊपर जो कानून बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? वो राज्य सरकारें अपनी अलग अलग कानून बनाएगी। और जो दोनों मिलके कानून बनाएंगे, ठीक है, दोनों मिलके कानून बनाएंगे, वो कानून होगा, जैसे अभी शिक्षा है, शिक्षा राज्य का भी विषय होता है और केंद्र का भी विषय होता है। शिक्षा राज्य का भी विषय, केंद्र का भी विषय होगा। तो शिक्षा के ऊपर अगर कोई कानून बनाना है तो दोनों राज्य और संघ मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 247, संसद को संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में उसके द्वारा बनाए गए कानूनों या किसी मौजूदा कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापित करने की शक्ति देता है। यानी अगर संसद को लगता है कि हमने जो कानून बना दिया वो पूरे देश के अंदर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, यानी लागू नहीं हो रहा, तो संसद के पास में यह अधिकार है भी पूरे देश के अंदर अगर न्यायालयों की संख्या कम बढ़ रही है उन कानूनों को लागू करवाने के लिए, तो न्यायालय की स्थापना कर सकती है, अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 247 के अंदर यह बात बोली गई है, आपको इतना ही याद रखना है। संसद द्वारा नए न्यायालयों को स्थापित करने का प्रावधान अनुच्छेद कौन से में है? तो आपको बताना होगा 247 के अंदर। ठीक है। इसके बाद में करते हैं अनुच्छेद नंबर 248। 248 के अंतर्गत क्या दे रखा है? संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनयन अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व संवर्ती सूची में नहीं है। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। यानी संसद के पास में उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद को उन सभी विषयों पर जिनका उल्लेख राज्य और संवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता। यानी मैंने आपको बताया था अभी 7वीं अनुसूची जब बनी थी, 3 सूचियां जोड़ी गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, और उसके बाद में एक नई सूची जोड़ी गई थी जिसको बोला जाता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची की बात करेंगे तो अवशिष्ट सूची पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है और संसद होती है वो केंद्र सरकार की होती है। तो कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास। 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, राष्ट्र हित में आवश्यक है या हितकर है, तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। देश की राज्यसभा अगर अपने साधारण बहुमत से यह बोल दे भी आपको, जैसे राजस्थान के अंदर राज्य सूची के विषय आएंगे उसको उसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, लेकिन सीधा नहीं बोलना, आपके पास साधारण बहुमत यानी 1/2 बहुमत 50% होना चाहिए। आपके पास साधारण बहुमत इतना ही होता है ना, 50%, वो होगा तभी आप कानून बना सकोगे। ठीक है। इस इसके बाद में आगे देखते हैं 250 के अंतर्गत संसद को किसी भी वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है जो पूरे भारत और भारत के हिस्से के लिए राज्य सूची में शामिल है जब आपातकाल चल रहा हो। आपको पता है जब देश के अंदर आपातकाल होता है तो सारे विषय किसके अंतर्गत आ जाते हैं? सारे देश के अंदर आपातकाल होता है तो सारी सरकारें क्या हो जाती है? काम करना छोड़ देती है, सारी सरकारें स्थगित हो जाती है। तो फिर अधिकार किसका होता है? आपातकाल चल रहा होता है तो संसद के पास में यह अधिकार हो जाता है भी वो राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे उन पर कानून बनाएगी अगर आपातकाल चल रहा हो तो। 251, संघ और राज्य कानूनों के बीच में असंगतता मामले में राज्य कानून शून्य हो जाएगा। यानी अगर कोई ऐसा कानून जो संसद ने संघ सूची ने भी बनाया हो, राज्य सूची ने भी बनाया गया हो, और दोनों के अंदर थोड़ी बहुत असंगतता आ रही है, थोड़ी बहुत असंगतता आ रही है, तो राज्य का द्वारा बनाया गया कानून शून्य माना जाएगा। यानी इस मामले में भी आपने किसको शक्ति ज्यादा दे दी? संघ सरकार को शक्ति ज्यादा दी जाती है। 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वह राज्य सूची के किसी भी विषय के बारे में विधियां बनाए। यानी 2 या 2 से अधिक राज्य क्या कर सकते हैं? 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल एक संकल्प पारित करके
संकल्प यानी एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं भी वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। दो या दो से अधिक राज्य अगर ये मिलकर बोलें संसद को भी आप राज्य सूची के इस विषय पर कानून बना दो, तो वो कानून बना देगी। 253 संधि अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है। यानी किसी देश के साथ अगर कोई भारत की संधि हो रही है, अभी राजस्थान के अंदर कोई प्लांट लगाना है, ठीक है, तो उस विषय के अंदर राजस्थान के क्षेत्रफल के अंदर जो कानून बनाएगा उस प्लाट से संबंधित, वो राज्य सरकार या राज्य सूची के विषय के अंतर्गत नहीं आएगा, उस विषय के अंतर्गत फिर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। यही बात बोली गई है 253 के अंतर्गत भी। अगर किसी देश के साथ संधि, अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है या सम्मेलन होता है, अभी जैसे G20 सम्मेलन हुआ था, पीछे से हुआ था ना 2 महीने पहले, तो उससे संबंधित जैसे जयपुर के अंदर कोई मीटिंग हुई थी, तो ऐसा थोड़ी है अभी पहले सरकार को पूछेंगे भी आपके जयपुर के अंदर मीटिंग कर लें या नहीं कर लें, ऐसा नहीं होता। शक्ति किसके पास ज्यादा है? हमेशा केंद्र सरकार के पास। तो इसीलिए उस विषय के अंदर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत होना। यानी संसद के द्वारा बनाया गया कानून या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून विधियों में असंगतता होना। अगर कहीं पे भी ऐसी दिक्कत, पहली बात तो आती नहीं है, लेकिन कोई आ जाए तो उसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? उसका उल्लेख मिलता है 254 के अंतर्गत, उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाए भी विधानमंडल और राज्य संघ सूची और संघ संसद के द्वारा या राज्य के द्वारा कानून बनाया जाए या असंगतता हो, तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही हमेशा मान्य होगा। ये बात इसके अंदर बोली गई है। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पिछली मंजूरियों से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में ही जाना जाएगा। किसको जाना जाएगा? यानी सिफारिशों से संबंधित या पिछली मंजूरियों से संबंधित कोई भी विषय पर कानून होगा या सिफारिश करके बनाया गया कानून होगा, उसको केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में ही जाना जाएगा, वैसे वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा पूरे देश के अंदर, ठीक है। 256 राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसका प्रयोग से लाई जाएगी, संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सके इस तरह संसद की विधि के अधीन विधियों का पालन हो सके इस तरह संसद के विधि के अधीन राज्य कार्यपालिका शक्ति आ गई है और केंद्र और राज्य ऐसे निर्देश दे सकता है। यानी किसी भी मामले के अंदर अगर कोई कार्यपालिका से संबंधित कानून होगा तो संसद क्या करेगा? संसद या संघ राज्यों का क्या करेगा? दिशा निर्देश करेगा, राज्यों को दिशा निर्देश दे सकता है 256 के अंतर्गत। कुछ दिशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होता है। भी राज्य सरकारों को ऐसा तो नहीं है ना भी आप भारत के अंदर रह रहे हो, आप खुद की सरकार चला रहे हो, जैसे केंद्र के अंदर बीजेपी है, किसी राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो आप अपनी मनमानी करोगे। राज्य सरकारों को हमेशा किसका डर रहता है? संघ का डर रहता है। तो कुछ सीमाएं हैं, कुछ आपकी बाउंड्री बनाई गई है, अभी आपको इस दायरे के अंदर रह के काम करना होगा, ठीक है। इसके बाद में 258 कुछ दिशाओं में राज्यों को शक्तियां प्रदान करने की शक्ति केंद्र के पास है। यानी कुछ दिशाएं ऐसी भी होती है जहां पे शक्ति प्रदान करती है केंद्र सरकार भी, आप इस विषयों के ऊपर कानून बना सकते हो। वहां पे सीमाएं बनाता है लेकिन यहाँ पे शक्तियां देता है। 257 के अंदर सीमाएं और 58 के अंदर शक्तियां। पहली अनुसूची के भाग बी निर्दिष्ट और राज्य जिसके पास संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कोई सशस्त्र बल है या जब तक वह संसद द्वारा अन्यथा प्रदान न करे, ऐसे प्रारंभ के बाद उक्त बलों को बनाए रखना जारी रख सकता है, बशर्ते कि ऐसे समान और विशेष आदेश जो राष्ट्रपति समय समय पर इस संबंध में। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? जैसे राज्य के अंदर देश आजाद होने से पहले कोई ना कोई अपनी पुलिस होती थी ना, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास अपनी अपनी क्या होती थी? अपनी अपनी सेनाएं होती थी। अगर किसी राज्य के पास में ऐसा कोई सशस्त्र बल है तो राष्ट्रपति चाहेगा तो उस सशस्त्र बल को रहने देगा, अगर राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो उसको खत्म कर देगा। ये बात 259 के अंदर बोली गई है, ठीक है। 260 भारत के बाहर राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता। यानी भारत के बाहर अगर कोई भारत के, जैसे आपको पता होगा, आपने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, अभी भारत जैसे सीमाएं होती है ना, भारत की सीमा है, जैसे ये भारत की सीमा है, तो यहाँ पर 10 या 20 किलोमीटर का एरिया होता है, वहां पर भारत का क्या होगा? अधिकार होता है,
समुद्र के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अधिकार है, ये जो भारत की भूमि है, उस पर भी किसका नियंत्रण होगा? राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता है। यानी यहाँ पे जैसे गुजरात है, तो गुजरात के सामने वाला 20 किलोमीटर का एरिया जो भारत की सीमा से तो बाहर है, लेकिन उस पर नियंत्रण किसका होगा? उस पर नियंत्रण संघ केंद्र सरकार का होगा। 261, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वर्त संघ तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं या अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाही को पूर्व मान्यता दी जाएगी। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में स्वर्त संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाएं, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो सार्वजनिक क्रिया या अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाही को हमेशा मान्यता दी जाएगी। यानी भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी एक सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी हाई कोर्ट है, उन सब के द्वारा अगर कोई सार्वजनिक क्रियाएं होती हैं या अभिलेख या न्यायिक प्रक्रिया होती है, तो उनको पूरी तरह से क्या दी जाएगी? उनको मान्यता दी जाएगी। 262, संसद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के स्थगन के लिए कानून प्रदान कर सकती है। किसके लिए? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के स्थगन के लिए कानून प्रदान कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। यानी अगर किसी दो राज्यों के बीच में नदी को लेकर या जल विवाद को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है, तो वो सलटाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति सलटाएगा। और कैसे सलटाएगा? एक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण, यानी एक समिति की घोषणा करेगा। समिति का गठन करेगा, कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। 263, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध एक राज्यसभा आईएससी एक राज्यसभा के बीच यदि जब भी राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि एक सदन की नींव और सार्वजनिक हितों की सेवा की जाएगी, तो निर्धारित किया जा सकता है। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? इसके अंदर इसके बारे में यह बताया गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, यानी अगर किसी दो राज्यों के बीच में क्या है, दो राज्यों के बीच में अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर कोई समस्या आ रही है, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री को माना जाता है। और सदस्य कौन होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के? अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य उस तो दो राज्यों के बीच में विवाद है, उनके मुख्यमंत्री और उनके प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासक जितने भी मंत्री हो जाएंगे, वो सभी के सभी इनके क्या हो जाएंगे? इनके सदस्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका 263 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मेन जो आर्टिकल ना वो याद करने हैं, और भाग 11 के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को दर्शाता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। कल हम भाग नंबर 12 कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, भाग नंबर 12 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।